हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टूडेंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन आंसर है, इसका समाधान है यहाँ पे आपको बहुत ही सरलतापूर्वक मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जो हमसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका हम कारण आपको बताते हैं कि जो दही होता है उसमें एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जब पीतल और तांबे के बर्तन में उसको रखा जाता है तो एक विषैला हानिकारक पदार्थ बना लेता है, यौगिक बना लेता है, जिसके कारण वो खाने लायक नहीं रह जाता, वो बेकार हो जाता है। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो विक्रिया करके क्या कर लेता है, विषैला पदार्थ बना लेता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का रीजन समझ में आया होगा। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, धातु के अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानांतर कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यदि हमको जांच करना होगा इसको, तो आप जलती हुई मोमबत्ती को जिस परखनली से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वहाँ पे ले जाएंगे तो वहाँ पे फटफट अर्थात पाप की ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है थर्ड वाला, कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे कौन उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें जो ए धातु है, ठीक है, जो धातु यौगिक है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अभी इसके रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब कार्बोनेट का किससे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे इसकी अभिक्रिया भी बता दिया और यहाँ पे बताया ये भी हम लोग जान गए हैं कि यहाँ पे कौन सी धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो दिया गया है कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आपको यदि सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो HCl और HNO3 होता है वो जल में क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, वह जल में क्या देता है, H+ आयन देता है। वे जल में क्या देते हैं, ये H+ आयन देते हैं, जल में H+ आयन देते हैं। ठीक है, जल में H+ आयन देते हैं। कौन कौन, तो ये HCl देता है और HNO3 देता है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे अल्कोहल और ग्लूकोज के बारे में तो ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं। इस कारण इनमें क्या होता है, ये अम्लीय को प्रदर्शित करते हैं। कौन, HCl और HNO3 अम्लीय को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये जो होता है कौन, अल्कोहल और ग्लूकोज, ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि भैया जी उसमें H+ आयन पाया जाता है। उसमें कौन सा आयन पाया जाता है, H+ आयन। H+ आयन पाया जाएगा तो उसमें विद्युत का क्या होगा, उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो HCl दिया और HNO3 दिया है, क्या इसके विलयन में विद्युत प्रवाहित हो सकता है, तो आप बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि ये H+ आयन देता है। लेकिन यदि हम अल्कोहल और ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे तो क्या इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं देता है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने भी इसका आंसर बताया, क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती। तो इसका हम आपको कारण बताते हैं। जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है, H+ आयन नहीं उत्पन्न कर पाता। ठीक है, सिर्फ जल की उपस्थिति में ही H+ आयन उत्पन्न कर पाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस कारण क्या करता है, जो शुष्क लिटमस पत्र होता है वो रंग में नहीं बदलता है। यदि हम जो हमारे पास HCl होता है, सांद्र HCl होता है, उसकी बात करेंगे तो वो क्या कर देगा, लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है।
उम्मीद करते हैं आपको ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझ, थर्ड वाला भी समझ में आया होगा। फोर्थ वाले पे चलते हैं हम लोग। अम्लों को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल में? तो इसका हमने जब वीडियो बनाया था तो उसमें पूरा डिटेल से समझाया था, तो यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या है, ये आपके पास दो परखनली है। इस तरीके से परखनली आप एक में अम्ल को डाल देते हैं और एक में क्या करते हैं, जल को इस तरीके से डाल देते हैं। एक तरीके से आप यहाँ पे इस एक में, इसमें हम मान लेते हैं इसमें क्या है, HCl है, ठीक है, इसमें HCl है और इस वाले में क्या है, H2O है, इस वाले में H2O है। तो यदि आप क्या करेंगे, HCl में यदि आप पानी को मिलाएंगे इस तरीके से, इसको पानी में इस तरीके से इसमें पानी मिलाएंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो परखनली है फूट जाएगी और ये टूट जाएगी, और इसमें का जो HCl है, सांद्र HCl, वो आपके हाथों पर आ सकता है और आप जल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने H2O रखा है, इस तरीके से जब यदि हम इसमें अम्ल गिराएंगे, धीरे धीरे अम्ल गिराएंगे, तो यहाँ से जब अम्ल गिराएंगे और इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, तो ये क्या कर देगा, ये नहीं टूटता है और ये हमको हानि भी नहीं पहुंचा सकता है। जब ये टूटेगा ही नहीं तो हमको हानि कहाँ से पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी कहानी समझ में आया होगा, ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन जो है उनकी सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो इसका हम लोग सीधे से परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बस आप इतना याद रखिए कि जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसकी क्या हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है जब उसको क्या करा जाता है, तनुकृत किया जाता है अम्लों के विलयन को, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो NaOH होता है, ठीक है, ये पहले से ही क्या होता है, प्रबल क्षारकी होता है। ये प्रबल क्षारकी पहले से ही होता है, लेकिन यदि हम इसमें और यदि इसको हम लोग और इसमें बढ़ा देते हैं कि इसमें हम और क्षार मिला देते हैं, तो ये अत्यधिक क्या हो जाएगा, क्षारकी हो जाएगा। तो इसकी OH जो OH माइनस है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, तो ये अधिक बढ़ जाएगी और अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है, ये और अधिक बढ़ जाएगी। तो आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आपके पास दो विलयन है, ए एवं बी आपके पास दो विलयन दिया गया है। विलयन ए का pH मान 6 है एवं विलयन पी का pH मान 8 दिया गया है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और कौन सी अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है? तो यदि हम आपको pH स्केल के बारे में बताए थे, जो इसमें 7 से कम होता था उसको हम लोग अम्लीय बोलते थे, और जो 7 से ज़्यादा जाता था उसको हम लोग क्षारकीय बोलते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 6 जो है ये कितने से कम है, 7 से कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये अम्लीय है और इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। और यहाँ पे जो दिया है 8 दिया है, ठीक है, ये क्या होगा, क्षारकीय होगा, और ये H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, H+ एक्यू जिसको एक्वस बोलते हैं, लोग आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है। मतलब कि जब भी H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, जब भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, विलयन अधिक अम्लीय होगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 क्या है, जैसे जैसे ये क्या करेगा, बढ़ेगा, इसका क्या होगा, अम्लीय प्रकृति अधिक होती जाएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं, ठीक है। तो H+ आयन क्षारकीय है, परंतु सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए ये क्षारकीय होते हैं। मतलब कि जो H+ आयन होते हैं ये भी क्षारकीय होते हैं, लेकिन जो OH- आयन होते हैं इनसे भी कम इनका क्या होता है, सांद्रता होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये क्षारकीय होते हैं। मतलब कि जो OH- आयन होता है इससे भी कम सांद्रता किसकी होती है, H+ आयन की, इसलिए क्या होते हैं, ये क्षारकीय होते हैं।
अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चाक जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का उपयोग करेगा। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कोई किसान है जो वो अपने खेत को कब कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो इसके लिए हम बता देते हैं कि जब कोई भी, ठीक है, कोई भी पदार्थ अम्लीय हो जाता है या कहीं भी अम्लीय हो जाता है तो उसको उदासीन करने के लिए हम लोग क्षार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं। इसका रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो किसान होता है, जब उसके खेत की मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो वो क्या करता है, बुझा हुआ चूना जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चाक कैल्शियम का उपयोग मिट्टी को उदासीन करने के लिए करेगा जब उसकी मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय परिस्थिति में हो जाएगी। उम्मीद करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी अम्लीय प्रकृति में हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम विरंजक चूड़ है। इसका नाम क्या है? CaOCl2 का नाम क्या है? विरंजक चूड़ है। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूड़ बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना। कौन सा? शुष्क बुझा हुआ चूना। ये किससे विक्रिया करके? ये क्लोरीन से विक्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है विरंजक चूड़ बनाता है। इस तरीके से आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है इस शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, होल ट्वाइस प्लस के यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। तो ये बनाएगा क्या, तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, CaOCl2 बना लेगा। ये CaOCl2 H2 + CO2, तो ये इतना बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसको सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो धोने वाले सोडे का फार्मूला भी हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। तो क्या था, तो इसका फार्मूला था Na2SO4 × 10H2O। ठीक है, ये किसका है? तो धोने वाले सोडा का क्या है, फार्मूला है। आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। तो यदि हम इसे गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को, तो यहाँ पे क्या हमको प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है खाने वाले सोडा से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला है। और इसको यदि हम गर्म करेंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा CO3। ठीक है, CO3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका यदि हम उष्मा देंगे या इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट और H2O + CO2 बन जाएगा इस तरीके से। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 5th वाला क्वेश्चन दिया है, 5वां वाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे जाएगा CaSO4 × हाफ H2O हो जाएगा, फिर प्लस 1 मिक्सड 1/2 H2O। तो यहाँ पे बनेगा क्या, तो CaSO4 × 2H2O बन जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात किया था। यदि आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH क्या होगा संभवतः। तो यदि हमने आपको बताया था कि यदि कोई क्षार है तो वो क्या करता है, क्षार है तो जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस तरीके से आप यदि सारणी बनाएंगे तो 7 यहाँ पे आता है, वो जो कि उदासीन होता है। तो इस तरीके से यदि हम लोग इधर जाएंगे, धीरे धीरे इधर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्षार के माध्यम को दिखाता है। तो जब 10 पे आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, क्षार ये वाला। अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो ठीक है, NaCl नहीं क्या होगा, HCl हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH का 10 ml। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10 ml लिख देते हैं, बस 10 ml। ठीक है, 10 ml। अब HCl का 8 ml है। ठीक है, तो पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम के NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले ले।
यदि हम इसको क्या ले लेंगे 20 ml ले लेंगे तो इसको उदासीन के लिए HCN के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए जब ये 10 टू जा कितना हो गया 20, मतलब 10 गुणा 2 कर दिए हम लोग, तो ये हो गया 20 हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे 8 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 ml हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम लोग खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पेट में HCl अम्ल क्या होता है उत्पन्न होता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में सहायक होता है। तो जो खाना पचाता है धीरे धीरे, तो यदि HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे पेट में क्या होता है एसिडिटी बढ़ने लगती है और गैस बनता है। तो इस तरीके से इसको दूर करने के लिए हम लोग को प्रति अम्ल मतलब कि क्षारक को लेना पड़ता है हम लोग को। तो वो क्षारक से क्या बनता है, एंटासिड जो होता है वो क्षारक का बनाता है, जिसे हम लोग इनो बोलते हैं, इनो। ठीक है, इनो का यूज करते हैं, तो इससे हम लोग को क्या होता है सही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। तो उम्मीद करते हैं आप इसका शब्द समीकरण लिख लेंगे। हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं केवल इसका संतुलित समीकरण इसका लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा H2SO4 ठीक है, प्लस दानेदार जिंक है, दानेदार क्या है जिंक। तो यहाँ पे आप जिंक ले लीजिए। इस तरीके से इसका अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या कर देगा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया हमारे पास संतुलित है और ये अभिक्रिया हमारा एक वाला सही भी हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए क्या लगाते हैं HCl लगाते हैं, प्लस के यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए क्या लगाते हैं Mg लगाते हैं। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये Mg जो होता है ये किसको विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हो जाएगा Mg हो जाएगा और यहाँ पे Cl2 प्लस के हाइड्रोजन गैस। अब यदि इसको आपको संतुलित करना है तो यहाँ देख सकते हैं आप क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा और ये रिएक्शन जो हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो आप ये दोनों अभिक्रिया जो है इसको नोट कर सकते हैं, ये दोनों अभिक्रिया आप नोट कर सकते हैं। अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की एल्युमिनियम चूड़ के साथ अभिक्रिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि क्या हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम बैक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तनु का मतलब कि उसमें जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा H2SO4 प्लस इसके बाद एल्युमिनियम चूड़, तो यहाँ पे हो जाएगा Al। तो ये एल्युमिनियम क्या कर देगा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Al। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्रायस प्लस यहाँ पे लिख लेगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो यदि आपको इस रिएक्शन को संतुलित करना है तो यहाँ पे लगाते हैं आप 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, SO4 कितना है यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे जो SO4 ये कितना है, तो ये SO4 कितना है ये एक ही है। तो यहाँ पे हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और यहाँ से हमको 6 लगाना पड़ेगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा इस तरीके से। हम नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले रिएक्शन को इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। अब यहाँ पे दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है फार्मूला HCl होता है प्लस के लौह रेतन मतलब कि Fe के साथ जब इसका अभिक्रिया होता है तो ये बनाता है FeCl2। ठीक है, प्लस के हाइड्रोजन गैस बना लेता है। इस तरीके से इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको चारों रिएक्शन के बारे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण रूप से क्या हो गया सॉल्व हो गया है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो भैया जी इसको हमने बताया था कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है वो नहीं पाया जाता है ग्लूकोज और एल्कोहल में, इसलिए क्या होता है इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, ये अम्ल नहीं
ठीक है, ये अम्ल की तरह नहीं होते हैं, ये इसका मेन रीजन है। वैसे आप इसको वीडियो को रोक कर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अस्वीज जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? तो इसका कारण हम आपको बता देते हैं। जो वर्षा का जल, जो अस्वीज जल होता है जिसे हम लोग शुद्ध जल बोलते हैं, उसमें H+ आयन की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसमें H+ आयन की मात्रा नहीं पाई जाती है। लेकिन जो जो यहाँ पे होता है कौन जल, जो वर्षा का जल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें H+ आयन विद्यमान होता है। ठीक है, वो अम्लीय होता है। वर्षा का जल क्या होता है, अम्लीय होता है, उसमें H+ आयन विद्यमान होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है, किसमें, वर्षा के जल में। ये इसका मेन रीजन होगा। नेक्स्ट वाले 8 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जो जल होता है उसमें H+ आयन जो अम्ल होता है वो देता है, लेकिन जब जल नहीं होगा तो H+ आयन क्या होगा, नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये अम्लीय नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे 5 बिलियन ABCD सार्वत्रिक सूचक की जांच है। तो इसमें 4, 1, 11, 7 और 9 दिया है, प्राप्त होते हैं। कौन सा बिलियन कैसा है? ठीक है, तो इसमें ए वाला जो है, ठीक है, 4 है, और बी वाला क्या है, 1 है। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि प्रबल उदासीन कौन है। तो 7 नंबर, ये जो 7 वाला हो जाएगा, ठीक है, उदासीन पूछ रहा है ना, तो 7 वाला कौन है, डी। तो डी नंबर वाला इसमें क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये डी वाला क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। पीएच स्केल के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया था। तो अभी हम लोग को प्रबल क्षारकी पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो 11 होगा, मतलब कि जो सी वाला होगा, ये क्या होगा, ये प्रबल क्षारकी होगा। प्रबल अम्लीय की बात करें तो इसमें 1 दिया है, तो 1 जो है बी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी वाला क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा। और यहाँ पे दुर्बल क्षारकी के बारे में पूछा है, तो दुर्बल क्षारकी क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से दुर्बल क्षारकी और दुर्बल अम्लीय पूछ रहा है। ठीक है, तो दुर्बल अम्लीय यहाँ पे 4 हो जाएगा, दुर्बल क्षारकी पूछ रहा है, तो यहाँ पे दुर्बल क्षारकी क्या हो जाएगा, 7 के इधर आएंगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारकी हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे, अरे यहाँ पे 4 कौन है, तो ए वाला है, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। और इसमें दुर्बल क्षारकी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये दुर्बल क्षारकी। इस तरीके से आप देख सकते हो। उदासीन कौन होगा, तो ये वाला 7 वाला होगा। और प्रबल क्षारकी कौन होगा, तो यहाँ प्रबल क्षारकी कौन होगा, 11 वाला होगा, प्रबल क्षारकी 11 वाला होगा। प्रबल अम्लीय कौन होगा, तो 1 वाला होगा। और दुर्बल अम्लीय कौन होगा, 4 वाला होगा। और दुर्बल क्षारकी कौन होगा, 9th वाला होगा। इस तरीके से, ठीक है। अब इनको बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा बता दिया था। अब इसको आरोही क्रम में बस लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन जो आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है उसका पीएच उसी प्रकार क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, उसी तरीके से उसी तरीके से जो पीएच होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा। तो इस तरीके से जो इसकी आरोही क्रम है, ये क्या है, सी है, फिर ई है, डी, ए, बी है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, प्रखनली ए और बी में समान लंबाई का मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। प्रखनली ए को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। प्रखनली में अधिक बुद्धिमत्ता किसमें होगी। तो इसको हम बताए थे, आपको जब बता रहे थे तो उसमें हमने प्रबल अम्लीय और प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय के बारे में बताया था। तो ये HCl होता है, ये क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है। ये क्या होता है, ये प्रबल अम्लीय होता है। लेकिन जो ये CH3COOH होता है, जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये दुर्बल अम्लीय होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें बुदबुदाहट उत्पन्न होगी HCl में, और इसमें बुदबुदाहट उत्पन्न नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन 10 वाला भी समझ में आया होगा। अभी 11 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाता है, अपने उत्तर को लिखिए। तो जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 हो जाता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का। इसके लिए इसके पीएच मान में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक है, इसकी पीएच मान में कमी हो जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं। एक ग्वाला जो है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो जो दूध होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ताजे दूध को पीएच मान 6
से बदलकर थोड़ा क्षारकीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित जो लिक्टोबेसिस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है कि जो दूध में लिक्टोबेसिस जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, दूध को अम्लीय बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, वो दूध को अम्लीय बना देते हैं, जिसके कारण उसमें जो काला होता है वो बेकिंग सोडा या तो जिसे हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं उसे उसमें डाल देता है, ताकि जो दूध है वो लंबे समय तक अच्छा बना रह सके, लंबे समय तक टिका रह सके, अच्छा रह सके, बेकार ना हो, ठीक है, ख़राब ना हो। आगे हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। जब ये क्षारकीय हो जाता है तो क्षारकीय होने के बाद इसमें धीरे धीरे क्या होता है, फिर जब ये क्षारकीय, जब इसमें अम्ल था, ठीक है, तो हमने इसमें क्षार मिलाया तो ये उदासीन हो जाता है, और जब उदासीन होता है तो इसे अम्ल में बदलने के लिए थोड़ा समय लगता है। इस कारण दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं उसमें मान लीजिए कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नहीं लैक्टोबैसिलस अम्ल पाया जाता है। इसको क्षारकीय करने के लिए हमने इसमें OH मिला दिया था। अब ये जब क्षारकीय हो गया था तो अब ये उदासीन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब इस उदासीन से अम्ल में आने में थोड़ा समय लगता है, इससे हम लोग कहते हैं क्या है कि दूध को दही बनने में समय लगता है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो एक ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेती है, जिसके कारण इसे जमने का गुण नष्ट हो जाता है, यही कारण है बस मेन। यहाँ पे देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेती है। कौन सा पदार्थ, ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेती है, जिसके कारण इस जल के साथ मिलकर जमने का गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको इस आर्द्ररोधी बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। उदासीनीकरण विक्रिया, जब अम्ल और क्षार की विक्रिया होती है तो लवण एवं जल बनते हैं, और किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण विक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अम्ल और क्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्षार ले लेते हैं। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, तो NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस KH2O बन जाएगा। इस तरीके से जो भी बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखना है। तो यहाँ पे हम धोने वाले सोडा के उपयोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन कागज उद्योग में होता है। कौन से उद्योग में, कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में और कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई के लिए किया जाता है। घरों की सफाई के लिए भी किया जाता है, किसका उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, जल के सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में बात करते हैं। बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में, जो मुलायम पदार्थ बनाई जाती है जैसे कि चिप्स पकौड़ा, स्पंजी खस्ता पदार्थ जो भी बनाया जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे पकौड़ा हो गया, चिप्स हो गया और पूड़ी हो गया, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे देखते हैं, बेकिंग सोडा के क्षारकीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये पेट को राहत को पहुंचाने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता को पकाने के लिए भी किया जाता है। जो खाना होता है उसको जल्दी पकाने के लिए भी खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। मतलब कि जो अग्निशामक होता है, जो आग धरा बुझाने वाला होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, चलो, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या इसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, उस पदार्थ का नाम बचा है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बना लेता है। इस पदार्थ का नाम क्या है, CaOH का होल टू-IS, CaOH का होल टू-IS। कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये धान धोने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है ना, Na2CO3 × 10H2O, जैसा कि हमने अभी आपको पीछे बताया था। नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करे तो क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आपको रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं NaHCO3। जब इसको गर्म किया जाएगा तो यहाँ बनेगा Na2CO3 प्लस के CO2 प्लस के H2O, ठीक है, प्लस के H2O बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2O, ठीक है। इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है ये भी हमने पूरा कर लिया। आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। तो वही वाला सेम रिएक्शन है, CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू प्लस हाफ 1 मिक्स 1/2, और यहाँ बनेगा क्या, तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम, ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेती प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखना है, ठीक है। तो एक लिटमस पत्र, एक हल्दी हो जाएगा, एक लाल पत्ता गोभी का रस भी हो जाएगा, 3 बता दिया हमने, ठीक है। दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो एक मेथिल आरेज, एक फिनाल्फथेलिन है। या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक भी इसको बोलते हैं ना, जो कि अपने हाथ से बनाया जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षार के माध्यम में बदल जाती है उसे क्या बोलते हैं, गंधि सूचक बोलते हैं। अम्ल के अवशिष्ट गुणों के साथ धातु कौन सा यौगिक बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, इस यौगिक को लौड़ बोलते हैं ना, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम बताइए। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया 2-3, ठीक है। इसका फार्मूला कहता है CaCO3 हो जाता है, CaCO3 हो जाता है। आगे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे, चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के लिए समग्र समीकरण लिखिए। और यहाँ पे दिया गया, इस सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहते हैं, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इस तीनों का आंसर हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के लिए समग्र समीकरण क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस के CO2, तो यहाँ बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O बन जाएगा, ये इसका समीकरण हो जाएगा। दूसरा वाला जो यहाँ पे दिया गया है कार्बोनेट, CaCO3 कार्बोनेट, ठीक है, तरीके से वो क्या पदार्थ है, कार्बोनेट। जल में विलयशील CaHCO3 प्राप्त होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। आगे 7वां क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो दशनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दशनीकरण क्या अभिक्रिया होती है, ये आपको बता दिया है हमने। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षार की होती है ना। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, ये उल्टा होता है ना। आगे चलते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो भैया एक विषैला पदार्थ बना लेता है ना, इसके कारण वो ये उसकी क्या करता है, अम्ल उसके तवे में तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। इसमें रखने से पदार्थ भी खराब हो जाता है। जल में घुलनशील क्षारों को क्या करते हैं, क्षार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना, ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, 1 नंबर वाला। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानांतर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, 12 वाला क्वेश्चन। और धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आप लोग को बता दिया। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती को गैस तो फटफट या तो फाट की ध्वनि उत्पन्न दिखाई देती है हम लोग को। यहाँ पे जो 14 वाला क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ जो आ रहा है 14 वाला क्वेश्चन कि हमारे दांतों का इनेमल सबसे कठोर होता है, लेकिन चॉकलेट या मिठाई के गुड़ के खाने से यह क्षय होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इनेमल का किसका बना होता है, मुंह का pH मान क्या होता है। तो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निष्करण करते हैं। यह अम्ल मुंह के pH मान से कम हो जाता है, जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। मुंह का pH मान 5.5 होता है, इससे जब कम हो जाता है
पीएच मान मुंह का तो क्या हो जाता है, दांत क्षय हो जाते हैं। दांत जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं। तो जो मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। ठीक है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण। फिर एक पदार्थ ए है, ठीक है, वॉशिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है, ये क्या है ना, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे Na2CO3 से अभिक्रिया जब इससे करवाया जाए तो यहाँ पे ये पदार्थ बन जाता है। तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और यहाँ 17 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। ठीक है, कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है? इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए। चलिए, इसका एक विशेष गुण बताना है तो ये तुरंत क्या हो जाता है, कठोर पदार्थ बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। आगे, इस पदार्थ को आद्ररोधी बर्तन में क्यों नहीं बनाना चाहिए? तो ये एक ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेती है, ये इसका मेन कारण है। इस अभिक्रिया में यही बन जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं ना? जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता, जब जल में हम लोग क्या करते हैं, अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो जो उनकी सांद्रता होती है H3O हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसलिए उसको तनुकरण बोला जाता है। ठीक है, इसलिए उसको तनुकरण बोला जाता है। दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है जी। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। इसके 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। और मिट्टी का पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती। मतलब कि जब हमारे खेत का पीएच मान अधिक होगा तो हमारे खेत में ज़्यादा फसल नहीं उग पाएगा ना। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उदर पानी पहुँचाए बिना पाचन में सहायता करता है। यदि मुँह का जो पीएच मान था 5.5 से कम हो जाता है तो दांत भी क्या हो जाना है, क्षय होने लगते हैं ना। आगे 20वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसके 3 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे जब शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कि क्लोरीन से अभिक्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ बनेगा CaOCl2 + H2 बन जाएगा। इस तरीके से विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखते हैं तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन में विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला जो है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। और थर्ड वाला जो है पीने का जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो एक थैलीपाइटा एक समूह होती है, इसके एक लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो 22वां वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 3 प्राकृतिक पदार्थों का नाम बताइए जो अम्ल, क्षार एवं स्थिति सूचक हो। तो हल्दी, लिटमस, लाल बंद गोभी हो गया। ठीक है, ये 3 क्या है, सूचक है। 23वां जो क्वेश्चन यहाँ पे है, अम्ल और क्षारक के 2 गुण लिखिए। तो अम्ल एवं क्षारक के 2 गुण है अम्ल का। यहाँ पे यह जल के साथ H+ आयन देता है और ये खट्टे होते हैं और ये धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रभावित होता है ना, निकलता है। क्षारक के साथ रासायनिक गुण यहाँ पे तो यह जल के साथ OH- आयन उत्पन्न करता है या प्रदान करता है। क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आएगा क्वेश्चन। जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अश्विनी जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, वर्षा का जल करता है? इसका आंसर हमने आपको बता दिया है, तो आप उसको फिर से जाके पीछे करके देख सकते हैं। पीतल एवं तांबे में दही के खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो ये एक विषैला पदार्थ बना लेती है और जो होता है वो खाने वाला भी सामान क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये उसमें जो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल पाया जाता है, वो अम्ल विक्रिया करके
बर्तन को नष्ट कर देती है ना। अभी हम लोग 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, बुदबुदाहट होती है, इसमें कौन सी गैस मोमबत्ती को बुझा देती है? क्या कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 बन जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और 27 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ भी दिया गया है कि हमारे शरीर के दांतों का एनामल सबसे कठोर है तथा यह चिकनाई होने के साथ ही रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इसका उपयोग क्या है? मुंह का पीएच मान कितना है? तो मुंह का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? धातु का एनामल जो है किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से ना। मुंह का पीएच मान 5.6, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि इससे कम हो जाएगा तो वह क्षरण होने लगेगा ना। आगे एक परखनली में वाशिंग सोडा के के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है पदार्थ ये क्या है ना। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी वेस्ट का उपयोग करते हैं, उस पदार्थ का नाम है। इस रासायनिक अभिक्रिया लिखे, ये सब तो पूरा बताया जा चुका है, ये सब क्वेश्चन पूरा बताया जा चुका है ना। तो हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला हो जाएगा CaSO4 × ½ हो जाएगा। और इनको आद्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि ये अभिक्रिया करके ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेती हैं। इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।